हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की चौथी और आखिरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस जो 2012 के बाद के क्वेश्चंस हैं नीट में आए हुए उनको डिस्कस करेंगे। पहले मैं सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 3 वीडियो और करंट इलेक्ट्रिसिटी की 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये 4th वीडियो है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको कोई बेनिफिट होता है या मेरी वीडियो से आपको कोई फायदा होता है, अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये AIPMT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ मतलब टर्मिनल वोल्टेज से है, और टर्मिनल वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला होता है। टर्मिनल वोल्टेज हम स्टडी कर रहे हैं और टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ग्राफ बनाना है हमें, देखते हैं। करंट में कई बार आपको बता चुका हूं, करंट होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस से मेरा मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो ये हो गया R प्लस R। तो ये वैल्यू यूज करें इक्वेशन 1 में, तो V का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा E ओवर R प्लस R इंटू R। इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखूं। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करना है तो ध्यान दें, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि भाई ये जो है वोल्टेज और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन आने नहीं देगा। तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, इक्वेशन को। इस इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, वो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो दो जगह से रिलेशन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, ये जो न्यूमरेटर वाला R है इसको नीचे ले आते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R प्लस R ओवर कैपिटल R। इसको सॉल्व करें तो मैं इसको लिख सकता हूं E अपॉन 1 प्लस R बाय R। अब ये जो मेरी इक्वेशन मिली, इससे हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना होता है उनमें से एक को मान लेते हैं y और दूसरी को मान लेते हैं x। तो x को चेंज करके देखेंगे y में क्या चेंजेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन बी और डी आंसर पॉसिबल है नहीं। ए और सी में से कोई सा हो सकता है, वो कौन सा होगा वो देखते हैं। तो अगर यहाँ वैल्यूज में रख के देखूं, तो आर की वैल्यू मैं जब रखता हूँ 0, है ना, या प्रॉपरली लिखें तो ऐसे लिखते हैं आर टेंड्स टू 0, तो v की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे समझ सकते हैं भाई, v इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस आर बाय 0 अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब 1 प्लस इंफिनिटी या e बाय इंफिनिटी यानी कि 0। तो काम की बात ये कि जब एक्सटर्नल R 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और देखें इसमें, जब V इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में देखें 1 प्लस R बाय R, जब R की वैल्यू इंफिनिटी करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा भाई। E ओवर 1 प्लस R बाय इंफिनिटी यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि E बाय 1 यानी कि E, तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी और वो EMF यानी कि E के इक्वल हो जाएगी। जब R की वैल्यू टेंड करेगी इंफिनिटी के लिए, टेंड्स टू इंफिनिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। पहले ऑप्शन में तो जब R की वैल्यू 0 है, जब R की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन हो गए और इसमें हमारी वैल्यूज मैच नहीं कर रही ए में, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा
क्वेश्चन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। वोल्टेज किसी बल्ब के अक्रॉस, है ना, रेटिंग दी हुई है बल्ब की 220 वोल्ट और 100 वॉट। वोल्टेज 2.5% ड्रॉप कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो पावर में कितने परसेंट का चेंज आएगा। पावर का फॉर्मूला होता है भाई V²/R। एरर वाले मेथड से लिखे हैं तो डेल्टा P/P% इज इक्वल टू 2 × डेल्टा V/V%। ऐसा लिख सकते हैं। डेल्टा V/V की वैल्यू 2.5% क्वेश्चन में दी गई है, तो 2 × 2.5%, यानी कि 5% इज द आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये एरर वाला मेथड है ना, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें यूज होता है, तो इससे कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है, तो ये अप टू 10% ही काम करेगा। अगर 10% से ज्यादा का चेंज है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring is made up of a wire having resistance 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these two points is equal to 8/3 ohm. यानी कि कॉइल दी हुई है, उसका टोटल रेजिस्टेंस 12 है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पार्ट L1 लेंथ का और नीचे वाला पार्ट L2 लेंथ का। तो कह रहे हैं L1 L2 का रेशो कितना रखें ताकि जो सर्किट बने उसका नेट रेजिस्टेंस 8/3 ओम आ जाए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मैं L1 वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1 मान लूं और L2 वाले का R2 मान लूं, तो R1 और R2 इस सर्किट में पैरेलल में आ जाते हैं। और ये कह रहे हैं पैरेलल में आने पे हम फॉर्मूला भी जानते हैं, R1 R2/R1 + R2। इसकी वैल्यू कह रहे हैं 8/3 आनी चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है कॉइल का, तो टोटल मतलब R1 + R2, ये 12 है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। ये मैं वैल्यू ऑफ R1 + R2 पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा R1 R2/12 इज इक्वल टू 8/3। 3 4 = 12, तो ये हो गया हमारा R1 R2 की वैल्यू आ गई 32। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास R1 + R2 की वैल्यू है और R1 R2 की प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखें यहां से, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा R1 + R2 इज इक्वल टू 12, तो R1 की वैल्यू 12 - R2, ये वैल्यू मैं यहां रखूं तो 12 - R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12R2 - R2² इज इक्वल टू 32, या फिर R2² - 12R2 + 32 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको, स्प्लिट कर लेंगे तो R2² - 4R2 - 8R2 + 32 इज इक्वल टू 0। R2 कॉमन ले लिया, R2 - 4 और इधर भी R2 - 4, तो यहाँ आ गया -8, यानी कि R2 - 4 और R2 - 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो R2 की वैल्यू या तो 4 है या R2 की वैल्यू 8 है। अगर R2 की वैल्यू 4 है तो R1 की वैल्यू 8 ओम आएगी, और R2 की वैल्यू 8 है तो R1 की वैल्यू 4 ओम आएगी। तो आंसर आ गए मेरे पास 4 और 8, यानी कि R1 R2 की वैल्यू जो है, R1 इज 4 ओम और R2 इज 8 ओम, क्योंकि R1 मैंने L1 वाले पार्ट को माना था जो कि छोटा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम ही होगा 4 ओम। अब जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा 4:8, यानी कि 1:2, वही लेंथ का रेशो होगा। L1/L2 इज इक्वल टू 1:2, तो 1:2 या 1/2 इज द आंसर। चेक करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT
2012 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी AIPMT 2012 में पूछा गया। अच्छा, इसमें हमें VB की वैल्यू बतानी है। सर्किट दिया हुआ है हमें, है ना। सेल्स दिए हुए हैं A और B। पहले वाले सेल की वोल्टेज VA जो है वो 12 वोल्ट है। VB की वैल्यू हमें बतानी है। R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 500 ओम, और R की वैल्यू हमें दी हुई है 100 ओम। हमसे कह रहे हैं कि VB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करने का मतलब है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब की बात यह है कि जितना भी करंट ये पहले वाले बैटरी से, पहले वाले सेल से आएगा, वो सारा का सारा इस वाले रेजिस्टेंस R से होके निकल जाए। कोई भी करंट, बिल्कुल भी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो हम आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। जब सेम करंट फ्लो हो रहा है R1 में और R में, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, है ना। और ये जब सीरीज में आ गए तो जिस रेशो में इनका रेजिस्टेंस है उसी रेशो में इनका वोल्टेज रहा होगा। तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है R1 और R2 का जो है वो 500:100 यानी कि 5:1 है। तो वोल्टेज का रेशो भी इनके अक्रॉस 5:1 रहना चाहिए। यानी कि ये R1 को मिलनी चाहिए 12 वोल्ट में से, R1 को मिलनी चाहिए 10 वोल्ट, और R को मिलनी चाहिए 2 वोल्ट। अब इसको मिल गई 2 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, नो करंट। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ब्रांचेस में, इसमें और इसमें, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, या पोटेंशियल सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। अब आर के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो VB के अक्रॉस भी 2 वोल्ट होना चाहिए। ऐसा है तभी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आंसर इज 2 वोल्ट। VB की वैल्यू होनी चाहिए 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इज द आंसर। बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट या AIPMT 2013 का क्वेश्चन। इसमें हमें 10 आइडेंटिकल सेल्स दिए हुए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। एक वायर को हीट करने में यूज हो रहे हैं। वायर की लेंथ है 1 मीटर। अगर ये कह रहे हैं कि वायर की लेंथ 2 मीटर कर दी जाए तो कितने सेल्स यूज करने पड़ेंगे हमें। तो सिंपल है, हीट करने के लिए फॉर्मूला कई बार मैं बता चुका आपको, पावर इंटू टाइम। पावर वोल्टेज इंटू करंट होती है, तो V इंटू आई इंटू टाइम, या फिर VIT मैं लिख सकता हूँ, ये पहली इक्वेशन। और हीट का फॉर्मूला MC∆T। यहाँ मास चेंज कर दिया, लेंथ बदली मतलब मास बदला। तो यहाँ मैं खोल के लिखूं इसको, तो मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। डेंसिटी D इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। ये स्पेसिफिक हीट, ये ΔT। सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए भाई, VIT इज इक्वल टू DALC∆T। लेंथ डबल कर दी, 2 टाइम्स कर दिया, तो वोल्टेज भी 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी कि पहले वोल्टेज डबल करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स डबल करने पड़ेंगे। यानी कि पहले 10 सेल इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो अब 20 सेल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना। 20 सेल्स आर रिक्वायर्ड। और 20 सेल का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2013 का क्वेश्चन। इसमें हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ना। 12 सेंटीमीटर लंबा वायर है, उसको ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसकी साइड्स जो है 3, 4 और 5 दी हुई हैं। तो हमें रेजिस्टेंस बताना है, AB के अक्रॉस, BC के अक्रॉस, CA के अक्रॉस, उनका रेशो क्या आएगा। तो देखिए, डायग्राम बना के करेंगे इसको, क्वेश्चन को। पहले डायग्राम बना लेते हैं।
3 डायग्राम बना रहा हूं मैं क्योंकि 3 सिचुएशन है, तीनों को अलग अलग स्टडी कर लेंगे। ये 3 डायग्राम मैंने एक जैसे बना लिए। पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी। ए बी सी और सी, ये तीनों के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो तीनों के अक्रॉस से मतलब सिर्फ वायर नहीं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले तो मुझे ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये बताना है। अच्छा, दूसरे में बी और सी के अक्रॉस, तो जहां जहां रेजिस्टेंस चाहिए वहीं वहीं से मैं वायर निकाल लेता हूँ। चाहे तो इमेजिनरी बैटरी लगा सकते हैं समझने के लिए कि भाई यहाँ अगर बैटरी लगी हो तो क्या होगा, किस तरह से सर्किट बिहेव करेगा। और तीसरा वाला है ए और सी। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो पहले केस में ए बी, इस सिचुएशन में बताना है ए बी से अगर वायर्स निकल रहे हैं बैटरी के तो रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसको, ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, शॉर्ट में हो सकता है। तो 3, 4 और 5 साइड्स दी हुई है हमें, है ना, 3, 4 और 5। तो जो लेंथ का रेशो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशो होगा। यानी कि मैं रेजिस्टेंस अगर चाहूं तो इसका 3 मान सकता हूं, इसका 4, इसका 5। 3, 4, 5, 3, 4 और 5। अब देखें जरा, तो पहले वाले केस में ये 5 और 4 आ जाएंगे सीरीज में। 5 और 4 का जो रेजिस्टेंस है ये आ जाएंगे सीरीज में। ये मेरा 4 ओम, ये दोनों सीरीज में। 5 और 4 9 हो गया, और ये 9 और 3 हो गए पैरेलल में। तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 27/12। इस केस में बात करें तो ये 5 और 3 आ गए सीरीज में, इनका हो गया 8, और ये 8 और 4 ये आ गए पैरेलल में। तो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, ये हो गया 32/12। और तीसरे वाले केस में ये 3 और 4 ये आ गए हमारे सीरीज में, तो इनका हो गया 7, और ये 7 और ये 5 आ गए पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 7 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 5, 35/12। तो रेशो हमें मिल चुका है, यानी कि 12 से 12 कट गया। तो रेशो जो आया रेजिस्टेंस का ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, 27 is to 32 is to 35। बी इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नीट 2013 में आया गया। इसमें हमें क्या कहा है, दो रॉड्स हैं, एक कॉपर की और एक आयरन की, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दोनों की 1 मीटर है, ठीक है। और इसके लिए हमें रेजिस्टिविटी भी दे दी गई दोनों की। तो कह रहे हैं कितनी वोल्टेज अप्लाई करें ताकि 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर जाए। तो पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं रो एल बाय ए होता है। तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, यानी कि रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया प्लस रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ये लेंथ और एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो लेंथ और एरिया, ये कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और ये आयरन के लिए। लेंथ और एरिया कॉमन ले लिया तो अंदर बचा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर प्लस रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। तो लेंथ दी हुई है हमें 1 मीटर, एरिया दिया हुआ है हमें
0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 की पावर -4, और रेजिस्टिविटी कॉपर की दे दी गई है 1.7 इंटू 10 की पावर -6, और आयरन की दी है 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर -6, पावर सेम हो जाएगी। इसको सॉल्व करें तो देखते हैं, ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ये आएगा 0.117 ओम के आसपास। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई करें ताकि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए। तो वोल्टेज के रिगार्डिंग V इज इक्वल टू IR जानते हैं। वोल्टेज हमसे पूछी है, करंट 1 दे रहे हैं, रेजिस्टेंस 0.117 हम निकाल चुके हैं, तो ये आ गया 0.117 वोल्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है ये भी। वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ के डबल कर दी उसकी लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले भी आपको बता चुका हूं, ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने पे जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है पुराने वाले रेजिस्टेंस का। अब यहाँ लेंथ कर दी डबल, तो n की वैल्यू हो गई 2, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर ऑफ r, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ r। पहले से रेजिस्टेंस था 4, यानी कि ये हो गया 16 ओम। 16 ओम इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm। नीट 2013 का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सब कुछ तो दे दिया, रेजिस्टेंस पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए भाई, हम क्या जानते हैं, करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना, R प्लस R। करंट दे रखा है हमें 0.2, है ना, वोल्टेज दे दी हमें 2.1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया 10, इंटरनल पूछा है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया पॉइंट से पॉइंट, और ये हो गया हमारा 1, और इधर 2 से कट जाएगा 2.1, तो ये बचेगा हमारा, ये 21 कट जाएगा तो 10.5, 10 प्लस आर, तो 10 प्लस आर इज इक्वल टू 10.5, आर की वैल्यू 10.5 माइनस 10, यानी कि 0.5 ओम। 0.5 ओम मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2013 का क्वेश्चन, 4 आर्म्स दी हुई हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, PQRS, जिनके रेजिस्टेंसेस भी प्रोवाइड कर दिए गए 10, 30, 30 और 90। इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी दे दी सेल के लिए 7 वोल्ट और 5 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो कितना करंट विड्रॉ करेगा ये सर्किट सेल के थ्रू। करते हैं भाई इसको, ये मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज बना लिया, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज में सेल कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा बन गया सर्किट डायग्राम। इसकी वोल्टेज है 7 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 5 ओम। यहाँ लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 50 ओम। इधर रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये 30 ओम, इधर 30 ओम, और ये 90 ओम। ये P है, ये Q है,
ये R है और ये S है। करंट कितना विड्रॉ करेगा, सॉल्व करते हैं भाई इसको। रेशो चेक करें तो लेफ्ट साइड पे 10 और 30 रेशो आ गया 1:3, राइट साइड पे 30 और 90 तो रेशो आ गया 1:3। दोनों तरफ रेशो सेम है, मतलब गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाला पार्ट बेकार हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर 10 और 30 ये आ गया सीरीज में, ऊपर हो गया 40 ओम, नीचे 90 और 30 ये आ गया सीरीज में, नीचे हो गया आपका 120 ओम। 40 और 120 आ गया पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 120 इंटू 40 अपॉन 120 प्लस 40, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करते, लेंदी हो जाएगा 40 बाय 160, 40 फोर जा 160 और ये आ गया 30 ओम। तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 30, या कह सकते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 30। अब देखते हैं आगे। तो करंट के लिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ 7, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो आया 30 और इंटरनल है 5, तो ये हो गया 7/35 या 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज द आंसर। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया गया है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, यूज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर, मेन बैटरी जो यूज की जा रही है उसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ 4 मीटर है। अच्छा, सेल से उसको कनेक्ट कर दिया, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया, मतलब शंटिंग नहीं की गई, तब ये जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 3 मीटर पे मिलती है और 9.5 ओम का शंट लगा करके ये शंट की वैल्यू दी गई है। जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो 2.85 मीटर पे मिलती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है कितना होगा। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर का एक यूज होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है L1 माइनस L2 ओवर L2 इंटू शंट। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो पहले केस में लेंथ है 3, दूसरे केस में 2.85 और शंटिंग जो की गई वो 9.5 का लगाया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा 0.15 डिवाइडेड बाय 2.85 इंटू 9.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 इंटू 9.5 यानी कि 0.5 ओम। 0.5 ओम यानी कि सी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2014 या नीट 2014 क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। दो सिटी हैं जो कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं। पावर एक सिटी से दूसरे सिटी को सप्लाई की जा रही है कॉपर वायर्स के थ्रू, है ना, और पर किलोमीटर 8 वोल्ट का पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है, और एवरेज रेजिस्टेंस जो है पर किलोमीटर वो 0.5 ओम है। तो पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए, पर किलोमीटर 8 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो 150 किलोमीटर पे कितने का हो जाएगा भाई? 8 वोल्ट पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट का डिफरेंस अराइज होता है। तो 150 किलोमीटर पे 150 इंटू 8 वोल्ट का अराइज होगा, यानी कि 1200 वोल्ट का अराइज होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो पर किलोमीटर रेजिस्टेंस 0.5 है, तो 1 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0.5 ओम है,
तो 150 किलोमीटर के लिए 150 इंटू 0.5 ओम यानी के 75 ओम। अब रही बात पावर लॉस की, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यानी के 1200 का स्क्वायर अपॉन 75। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। 19.2 इंटू 10 की पावर 3 वॉट आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 19.2 किलोवाट, और बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज पे बेस्ड है। मीटर ब्रिज जो कि काम करता है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। इसमें हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ये नीट 2014 का क्वेश्चन। इसमें इधर रेजिस्टेंस 5 ओम का लगाया हुआ है, इधर आर ओम का लगाया हुआ है, और जो नल पॉइंट मिल रहा है वो L1 लेंथ पे मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद R को शंट कर दिया मतलब एक और रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगा दिया। ऐसा करने पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो L1 की बजाय 1.6 L1 पे मिलती है। इसी के साथ में एक और रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दिया, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो दो इक्वेशन बनेंगी। पहली वाली सिचुएशन में अगर हम देखें, इसको बिना लगाया जब कहानी थी तब की बात करें, तो क्योंकि नल पॉइंट की बात कर रहा है, बैलेंसिंग लेंथ की बात कर रहा है, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहा है, और बैलेंस कंडीशन का मतलब रेशो बैलेंस्ड है। या तो हम कह सकते हैं कि 5/L1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1। 100 माइनस L1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मीटर ब्रिज की पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए L1 पे बैलेंसिंग लेंथ मिल गई तो बची लेंथ 100 माइनस L1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/R इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। एक इक्वेशन। सेकेंड सिचुएशन में क्या किया, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, ये मैंने बना लिया हमारा मीटर ब्रिज। इधर तो 5 ओम था, वो 5 ओम ही रहेगा। इधर R था, उसके साथ एक और R लगा दिया पैरेलल में, तो अब टोटल रेजिस्टेंस हो गया R/2। और ऐसा करने पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो मिल रही है 1.6 L1 पे। बची कितनी? 100 माइनस 1.6 L1। तो अब बैलेंसिंग लेंथ मिल गई, तो इसके लिए भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन बनेगी 5/R/2 इज इक्वल टू 1.6 L1 ओवर 100 माइनस L1। या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5/R इज इक्वल टू 1.6 L1 बाय 100 माइनस ये 1.6 L1, 100 माइनस 1.6 L1। अच्छा, 5/R की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले सकता हूं। तो 5/R की वैल्यू है मेरे पास में, ये थी L1 ओवर 100 माइनस L1। तो ये 2 इंटू L1 ओवर 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 L1 ओवर 100 माइनस 1.6 L1। जस्ट कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं। तो L1 से तो L1 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल लिख लें इसको, 2 ओवर 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 ओवर 100 माइनस 1.6 L1। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 160 माइनस 1.6 L1। 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 3.2 L1 माइनस 1.6 L1, यानी कि 40 इज इक्वल टू 1.6 L1। L1 की वैल्यू आ गई 40 ओवर 1.6, पॉइंट हटा के ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो 400 बाय 16, 4 4 16, 4 10 40, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो पुराने वाले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो 25 सेंटीमीटर थी। इसी को यूज करें तो 5/R इज इक्वल टू L1 ओवर 100 माइनस L1, जो कि हमारी पहली इक्वेशन है। तो 5/R इज इक्वल टू 25 ओवर 100 माइनस 25। 5/R इज इक्वल टू 25 ओवर
75 यानी के 1:3, तो 5/r इज इक्वल टू 1/3 या r इज इक्वल टू 5 × 3 यानी के 15 ओम इज द आंसर। अब ऑप्शन से मैच करें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन ठीक है हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2015 का क्वेश्चन। नीट 2015 में 2 बार पेपर हुआ था, एक बार पहले वाला कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा हुआ था। तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की गई है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है। तो पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात ये हमसे कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में देखिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बड़ी हेल्पफुल रहेंगी पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिगार्डिंग। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे कभी गलत नहीं आएगा। पहला स्टेप, जैसे कि सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेंगे। करंट इन दी, फाइंड करंट इन द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ वायर का नाम ए बी है, वायर के जो एंड्स हैं, एक एंड को ए, एक को बी मान लें, तो वायर का नाम मैंने ए बी रख दिया। ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, या फिर एक्यूमुलेटर भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दूसरा स्टेप, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको VAB कह देते हैं। तो इसके लिए करेंगे IAB इंटू RAB। RAB मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। और तीसरा स्टेप, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट KAB। इसका मतलब VAB ओवर LAB। ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं जरा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया, एक्यूमुलेटर का ईएमएफ दे दिया, लेंथ दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया पोटेंशियोमीटर वायर के लिए। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता करना है। तो इन स्टेप्स को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स में फॉलो कर लें तो काम हो जाएगा। देखिए हमें जो दिया उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ये दे दी हमें 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ईएमएफ ड्राइवर सेल का दे दिया 2 वोल्ट, और लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर दे दिया हमें 4 मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर दे दिया हमें 8 ओम, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना है ये हमसे पूछ लिया। तो करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं जरा। तो K की वैल्यू हमें मिल गई, K यानी के V/L, ये 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻³ और मीटर में लिखें तो 10⁻², यानी कि 1 × 10⁻1, यानी कि 0.1 के की वैल्यू है हमारी। अच्छा अब इसको यूज करें तो के की वैल्यू आ गई 0.1, मतलब V/L की वैल्यू आ गई 0.1। अब ये V, ये V कौन सा है, ये V है भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ऐसे लिखें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गलती से इसको ईएमएफ समझ सकते हैं। तो VAB की बात करें, है ना, तो VAB हो गया हमारा 0.1 इंटू LAB, यानी कि 0.1, 4 मीटर लेंथ है, तो हो गया हमारा 0.4 वोल्ट। अच्छा
अब वी ए बी मिल गया, वी ए बी को हम जानते हैं आई ए बी इंटू आर ए बी, इसकी वैल्यू 0.4, तो आई ए बी हो गया 0.4 अपॉन आर ए बी, यानी के 0.4/8, यानी के 4/8 इंटू 10, यानी के 0.5 या फिर 0.05, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आ गया। अब इसके लिए ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल अपॉन आर प्लस आर ए बी, ये 0.05। अच्छा जी, तो ईएमएफ जो है ड्राइवर सेल का, उसकी वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू 8 है, तो 0.05। उसको सॉल्व करते हैं तो आर प्लस 8, ये हो गया 2 अपॉन 0.05, या 200/5, या 40। रेजिस्टेंस है तो ओम में होगा, 40 ओम। आर की वैल्यू आ गई 40 माइनस 8, यानी के 32 ओम। तो 32 ओम इज द राइट आंसर। थोड़ा लेंदी हो गया आपको समझाने की वजह से, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में करा है ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए इस टाइप के क्वेश्चन में। आंसर 32, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी भी कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Across a metallic conductor of non-uniform cross section, constant potential difference is applied, quantity which remains constant। तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? अगर हमारा तार कहीं से मोटा कहीं से पतला है, उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? याद रखिएगा सिर्फ करंट कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट is the only quantity among these four quantities, इन चारों में, which do not depends on area of cross section। चलिए आगे चलते हैं भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, कई जगह आ चुका, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2015 का। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में ए बी सी 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर्स हैं, तो वोल्ट मीटर का क्वेश्चन होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ए का है आर, बी का है 1.5 आर या 3/2 आर भी लिख सकते हैं, और सी का है 3 आर। कह रहे हैं तीनों की वोल्टेज की रीडिंग्स जो आएंगी उसमें आपस में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी तो कौन किसके इक्वल होगी, कौन सी नहीं होगी। चलिए, तो ये जो ए वाला है इसका रेजिस्टेंस तो हो गया भाई आर, और इधर दो रेजिस्टेंस है बी और सी के, एक का 3 आर और एक का 3/2 आर। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं जरा। तो फॉर वोल्ट मीटर्स बी एंड सी, बी और सी के लिए आर इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सी, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो बी का हो गया हमारा 3/2 आर इंटू 3 आर अपॉन 3/2 आर प्लस 3 आर। तो ऊपर हो जाएगा ये 4.5 आर और नीचे भी हो जाएगा 4.5 आर, टोटल आ जाएगा आर। या दोबारा देख लीजिए एक बार पॉइंट्स की फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बी का रेजिस्टेंस 3/2 या 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 आर इंटू आर, 1.5 आर इंटू 3 आर, और नीचे 1.5 आर प्लस 3 आर। तो ये 4.5 आर स्क्वायर और नीचे 4.5 आर, तो ये हो गया हमारा 4.5 से 4.5 कैंसिल आउट हो गया, आर इक्विवेलेंट आ गया आर। तो अगर सर्किट डायग्राम आप देखें तो भैया एक बार फिर से बना देता हूं मैं इसको। ये देखिए, ये
इधर वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ लगा हुआ है ए, यहाँ लगा हुआ है बी, और यहाँ लगा हुआ है सी। अब इसका रेजिस्टेंस है आर, है ना। तो जरा ध्यान से देखें इसमें, तो इधर रेजिस्टेंस है आर, लेफ्ट साइड वाला जो है ए वाला जो है, इसका रेजिस्टेंस है आर, और इस पूरे का रेजिस्टेंस भी है आर। तो जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो वोल्टेज भी बराबर रहेगी। जो वोल्टेज इधर आएगी, अगर वी आएगी तो इधर भी वी आएगी। अब ये वी मिली बी और सी को, क्योंकि बी और सी आपस में पैरेलल में है, तो और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो अगर बी को वी मिलेगी तो सी को भी वी मिलेगी। तो देखने में क्या आ रहा है, तीनों की वोल्टेज सेम है, यानी कि तीनों की रीडिंग वी आ रही है। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन, नीट 2015 में। अभी जो मैंने स्टेप्स बताए थे ना पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेड निकालने के, वो स्टेप्स बड़े हेल्पफुल हैं, वो यहाँ काम आएंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की वायर दी हुई है, उसकी लेंथ है एल, रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, उसके साथ एक ईएमएफ लगा दिया ई नॉट, रेजिस्टेंस है उसका आर वन, अननोन ईएमएफ लगा दिया ई, जिसको बैलेंस कर रहे हैं, एल लेंथ पे बैलेंस हो जाता है तो ईएमएफ की वैल्यू। सिंपल सा है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी इज इक्वल टू के एल, इससे आ जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए के की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले, और के के लिए वही 3 स्टेप्स जो मैंने बताया, उनको अप्लाई करेंगे तो बड़ी जल्दी आ जाएगी के की वैल्यू। तो सबसे पहले तो करंट इन दी वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, आईएबी। आईएबी के लिए मैंने बताया ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर प्लस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। अच्छा, तो ये हो गया हमारा, ये तो ई नॉट दिया है ड्राइवर सेल का ईएमएफ, है ना। अच्छा, और पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन हो गया, तो एक करंट आ गया। इसके बाद ये तो हुआ हमारा इस पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में मैंने आपको सिखाया कि आप निकाल लीजिए वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो वी ए बी हो जाएगा हमारा आई आर, आई ए बी इंटू आर ए बी। अब आई ए बी हो गया ई नॉट अपॉन आर प्लस आर वन, और आर ए बी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी के स्मॉल आर। फिर सेकंड स्टेप हो गया वी ए बी ई नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर वन। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वी ए बी अपॉन एल ए बी। अब वी ए बी तो आ गया हमारा ई नॉट इंटू आर, आर प्लस आर वन। लेंथ है पोटेंशियोमीटर के वायर की 1 बाय एल, एल एल से डिवाइड कर दिया, 1 बाय एल हो गया। अच्छा, ये आ गया। सिंपल फॉर्म में लिखें तो के बन गया हमारा ई नॉट इंटू स्मॉल आर, आर प्लस आर वन इंटू कैपिटल एल। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट वापस, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V इज इक्वल टू के एल होता है, यहाँ E इज इक्वल टू के एल लिख दो, जिस सेल का निकालना है उसका ईएमएफ E है, तो E नॉट इंटू आर, आर प्लस आर वन इंटू कैपिटल एल और ऊपर स्मॉल एल। तो ये आ गया आंसर। ऑप्शन से मैच करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। तो वही 3 स्टेप्स दोबारा काम आए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक सर्किट दिया हुआ है हमें, जिसमें एक एमीटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 40.8 ओम का सीरीज में। एमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 480 है, उसके साथ शंट लगा दिया 20 ओम का। तो एमीटर की रीडिंग, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये इस तरह का ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अच्छा, बैटरी लगी है 30 वोल्ट की, ये 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी भाई। इसमें एक एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 480 ओम। इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 40.8 ओम।
अच्छा, एमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, शंट लगा दिया, जिसकी वैल्यू हमें दे दी 20 ओम। अब कह रहे हैं सर्किट में कितना करंट होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये 20 और 480 ये दोनों तो पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आ गए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं भाई इसको। ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल में आ गए, इनका इक्विवेलेंट अगर निकालें तो ये हो जाएगा 480 इंटू 20 अपॉन 480 प्लस 20, मतलब 480 इंटू 20 अपॉन 500। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 480 बाय 25, 5 से फिर कट जाएगा, 5 5 25, और 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, इतना ही हो जाएगा। तो 96 बाय 5 ये आ जाएगा आपका 19.2 ओम। अच्छा, तो ये तो पैरेलल वाला आ गया, और ये जो एक्सटर्नल लगा हुआ है 40.8 का, तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल हो गया हमारा 19.2 प्लस 40.8, ये दोनों सीरीज में है ना। तो 19.2 इधर वाले का हो गया, लेफ्ट साइड वाले का, और इधर 14 40.8 40.8, तो ये हो गया हमारा 60 ओम। हमसे पूछा है एमीटर की रीडिंग मतलब करंट, तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज है हमारी 30, रेजिस्टेंस है 60, ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ। इस क्वेश्चन में दो मेटल वायर्स दिए हुए हैं, दोनों की डायमेंशन आइडेंटिकल है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है। अच्छा, कंडक्टिविटी एक की सिग्मा 1 है, दूसरे की सिग्मा 2 है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा, ये R इक्विवेलेंट है, तो R की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे होता है ना R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो तो होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो तो होती है रेजिस्टिविटी, और रो को हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा, जहां पे सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इज इक्वल टू L/सिग्मा ए। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट में जब इसको प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा L/सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए, इधर हो जाएगा हमारा R1 की जगह L/सिग्मा 1a, लेंथ और एरिया तो सेम ही है, इसलिए मैंने L1A1 नहीं लिखा, L और A लिख दिए तीनों केसेस में। तो L/सिग्मा 2a, L/A से L/A कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/सिग्मा इक्विवेलेंट, 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऊपर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अच्छा, सीरीज में लेंथ डबल हो जाएगी इस वाले में, लेंथ छूट गई मुझसे 12, तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। डायग्राम से समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं तो, जल्दीबाजी में कई बार मिस्टेक हो जाती है। ये दो वायर हैं, ये एक की लेंथ L, दूसरे की भी L, एक का एरिया A, दूसरे का भी A, एक की कंडक्टिविटी सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2। अब एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ भी L है, तो टोटल लेंथ 12 हो जाएगी, इसलिए 12 करना पड़ा। एरिया 2A नहीं होगा, एरिया A ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हो गया, रेसिप्रोकल कर देते हैं, सिग्मा इक्विवेलेंट बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, या फिर सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2।
ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन वाइज मैच करें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, हमसे कह रहे हैं टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस में। तो टोटल हीट का मतलब प्रोसेस रुकेगा, ये समझने वाली बात है। जनरली पूछा जाता है हीट इतने टाइम से इतने टाइम तक, जैसे 0 से 1 सेकंड तक कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें हमसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं टोटल हीट। टोटल हीट का मतलब प्रोसेस कभी ना कभी शुरू हुआ और कभी ना कभी खत्म भी हो गया, रुक गया। तो प्रोसेस जब एंड हो गया तब तक की कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, चार्ज के लिए हमें इक्वेशन दी है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि सेकंड वाली टर्म नेगेटिव है, तो टाइम के साथ चार्ज का फ्लो कम होता जाएगा और कभी ना कभी चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। जब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो जाएगा, है ना, तो फिर हीट जनरेट होनी बंद हो जाएगी। तब तक की हीट हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पता करते हैं कि करंट कब तक फ्लो करेगा। इस सर्किट में करंट निकाल लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू, या फिर डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल क्यू दिया है तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो करंट मिल जाएगा। करंट आ गया हमारा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए माइनस टू बी टी। अच्छा, करंट कब जीरो होगा? करंट जब जीरो होगा, जब प्रोसेस रुक जाएगा। तो करंट को जीरो करके देख ले, यानी कि ए माइनस टू बी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इज इक्वल टू टू बी टी और टी की वैल्यू ए अपॉन टू बी। जब टाइम की वैल्यू ए अपॉन टू बी हो जाएगी तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। तो प्रोसेस जो चला वो टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी तक चला, और किसी लिमिट्स के साथ हमें हीट प्रोड्यूस कितनी हुई वो पता करनी है। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला देखिए भाई, अगर स्मॉल टाइम dt में डी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, बस अगर टोटल हीट चाहिए तो जैसे फिजिक्स में हम हमेशा करते हैं, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड हमें चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल हीट जो हो जाएगी वो डी एच का इंटीग्रेशन, या फिर आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट लेंगे हम जीरो से ए अपॉन टू बी। तो आई स्क्वायर, करंट कितना आया था हमारा, करंट देख लेते हैं एक बार, ए माइनस टू बी टी। तो ए माइनस टू बी टी का स्क्वायर इंटू आर डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जीरो से ए अपॉन टू बी लिमिट्स। अच्छा, चलते हैं भाई आगे। तो इसको या तो होल स्क्वायर खोल के कर सकते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थोड़े से वीक होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो चाहे तो स्क्वायर खोल के कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसे डायरेक्ट करें ज़्यादा बेटर है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट का जनरल फॉर्मूला याद दिला दूं आप लोगों को। x की पावर n को जब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है, जैसे कि x की पावर 2x है ना, तो उस केस में वेरिएबल को दोबारा से डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। अगर हमें करना है x की पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा x की पावर 2x प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन इंटू वन अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। क्योंकि पावर वेरिएबल थी इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके ये नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं उसको। देखते हैं, इसको सॉल्व करें तो हीट जनरेटेड जो आएगी हमारी ए माइनस टू बी टी, भाई आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, की पावर टू प्लस वन यानी कि थ्री अपॉन थ्री। और अब ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे
तो 1 अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 0 और -2bt का -2b। ठीक। अच्छा, इंटू आर, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से ए अपॉन 2b। तो इसको लिख सकते हैं आर बाय 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नीचे -6 भी हो जाएगा, ए -2bt का क्यूब, 0 से ए अपॉन 2b तक। अच्छा, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, -r/6b, एक बार फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट, तो a -2b इंटू ए अपॉन 2b का क्यूब, और फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे a -2b इंटू 0 का क्यूब। अच्छा, तो ये क्या आता है भाई, -r/6b, ये हो गया हमारा 2b से, तो 2b कैंसिल आउट हो गया, और ये a का क्यूब। अच्छा जी, इधर हो गया a -0 का क्यूब, तो ये हो गया -r/6b, ये 0 का क्यूब -a का क्यूब, यानी कि -r/6b इंटू -a का क्यूब, यानी कि a³ r/6b। दिस इज द आंसर, a³ r/6b। देखते हैं, हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2016 का क्वेश्चन। इसमें एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया गया है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है उसके अक्रॉस दो सेल्स के थ्रू। पहले जो सिचुएशन है उसमें दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। डायग्राम से हल्की सी बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मैंने वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऊपर वो सर्किट जो हम बनाते हैं वो नहीं बना रहा मैं, समझाने के लिए। ये बनाना चाहते हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, और इसमें ऊपर हम लगाते हैं ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल यहाँ लगाते हैं हम, ड्राइवर सेल जिसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, यहाँ की लगाते हैं, यहाँ रियोस्टेट या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। नीचे हम सेल्स लगाएंगे, पहले 2 सेल लगा देंगे, है ना। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये E1 और E2। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिल रही है। सेकंड केस में ये जो सेल्स लगे हुए हैं ये कुछ ऐसे लगे हुए हैं, E1 और E2। अब बैलेंसिंग लेंथ L2 पे मिल रही है। ये सिचुएशन है, वो पूरा सर्किट डायग्राम नहीं बनाया मैंने, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो अभी के लिए समझ लीजिए। ये पहले केस में जब दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे तो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही थी 50 सेंटीमीटर पे। जब दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगे तो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है 10 सेंटीमीटर पे। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। जैसा कि हम प्रिंसिपल जानते हैं पोटेंशियोमीटर का, E इज इक्वल टू KL। तो पहली सिचुएशन से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K। लेंथ दी हुई है 50, बैलेंसिंग लेंथ, तो 50 लिख लेते हैं। दूसरे केस में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 10 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा भाई। तो देखते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख लें तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 50K, और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 10K। ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, E2 तो कैंसिल आउट हो गया। 2E1 इज इक्वल टू 60K, या E1 इज इक्वल टू 30K।
ये वैल्यू पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, पुट इन फर्स्ट और सेकंड, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी 20K, और E1 और E2 का रेशो जो चाहिए वो आ गया 30K अपॉन 20K, यानी कि 3:2। आंसर चेक करें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक फिलामेंट बल्ब दिया हुआ है जिसके लिए पावर दी हुई है हमें क्वेश्चन में 500 वॉट, वोल्टेज 100 वोल्ट दी है। अब कंपनी कहती है 100 वोल्ट पे इस्तेमाल करो तो ये बल्ब 500 वाट कंज्यूम करेगा, लेकिन हमने इसको लगा दिया 230 वोल्ट पे, तो वोल्टेज बढ़ा दी तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो हमें वोल्टेज 100 वोल्ट पे लेके आनी है, तो ऐसा करने के लिए हमने एक और रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में लगा दिया, जो है ना। अब अगर बल्ब को हम चाहते हैं कि बल्ब पूरे 500 वॉट कंज्यूम करे, उससे ज्यादा या कम ना करे, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सर्किट डायग्राम बना के समझते हैं भाई इसको। ये बना लिया मैंने सर्किट डायग्राम। बल्ब को मैं रेजिस्टेंस से दिखा देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस है मेरा, ये बल्ब, बल्ब कहिए या रेजिस्टेंस कहिए, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया एक, इसको मैं R1 कहता हूँ, ये R है जिसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। वोल्टेज सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो 230 वोल्ट है। अच्छा, तो पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R होता है, तो R की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन P, वोल्टेज है 100 और पावर है 500, तो 100 का स्क्वायर अपॉन 500 यानी कि 10,000/500। अच्छा जी, 10,000/500 मतलब 100/5 यानी कि 20 ओम। जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इसको देनी थी हमें 100 वोल्ट, दे दी हमने 230 वोल्ट, तो वापस 100 वोल्ट पे कैसे लेके आए? 100 वोल्ट पे क्यों लाना है वापस? ताकि ये 500 वाट कंज्यूम करे। तो 100 वोल्ट पे कैसे लाएं भाई? हमने तो इसको 100 वोल्ट ही देनी है, तो इसको दे दी हमने 100 वोल्ट, तो बची कितनी? जो टोटल में अप्लाई कर रहे थे 230 वोल्ट, उसमें से 100 तो बल्ब ले गया, बची 130 वोल्ट। तो 130 वोल्ट मिलनी चाहिए उस नए वाले रेजिस्टेंस को जो हमने सीरीज में लगाया है। यानी कि वोल्टेज का रेशो जो दोनों बल्ब का आया वो आया 100:130, मतलब 10:13 या 1:1.3, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्योंकि ये सीरीज में है, और मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो जो रेशो वोल्टेज का होता है वही रेजिस्टेंस का होता है, या जो रेजिस्टेंस का होता है वही वोल्टेज का होता है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का रेशो 10:13 आ रहा है, तो वोल्टेज का रेशो 10:13 आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का रेशो भी 10:13 ही होगा, 10:13, यानी कि, या फिर 1:1.3, यानी कि जो दूसरे वाला रेजिस्टेंस है वो पहले वाले का 1.3 टाइम्स होगा। यानी कि हम कह सकते हैं R2 इज 1.3 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 1.3 इंटू 20, यानी कि 26 ओम। तो दूसरा रेजिस्टेंस जो हमें लगाना पड़ेगा वो 26 ओम का लगाना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है, यानी कि 130 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो ले जाएगा, बचेगी हमारी 100 वोल्ट, वो हमारे बल्ब को मिल जाएगी, और बल्ब हमारा 500 वाट कंज्यूम करेगा। तो आंसर हो गया 26 ओम। 26 ओम मतलब सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किर्चॉफ लॉ पे पूछा गया नीट 2016 में। इसमें हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो किर्चॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। पॉइंट टू पॉइंट किर्चॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो निकालने का तरीका पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर देख लीजिए एक बार। वी ए, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, रास्ते में कोई करंट आ रहा है ना, तो करंट और रेजिस्टेंस है तो वो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा, करंट जा रहा है तो माइनस में लेते हैं, पहले ही बताया था मैंने, तो 2 × 1। अगर सेल पड़ जाए रास्ते में कोई, तो सेल का पॉजिटिव आ रहा है पहले तो नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। 3 वोल्ट का सेल पड़ गया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल रास्ते में आ रहा है, तो हम लिखेंगे -3। फिर ये जो 2 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो हो रहा था, ये आगे भी जा रहा है, यहाँ भी 2 एम्पियर,
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस -2 × 1 इज इक्वल टू VB। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हाँ, थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पहले वाला रेजिस्टेंस 1 नहीं 2 है, ये तो 2 × 2 लिखना है यहाँ पे, ये 2 × 2, तो ये हो जाएगा VA -4 -3 -2 इज इक्वल टू VB, यानी कि VA -9 वोल्ट इज इक्वल टू VB, या VA -VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। 9 वोल्ट प्लस का 9 वोल्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नीट 2017 का क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट और वर्सेटाइल डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए, ऐसा क्यों? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक तो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू बताती है, और कोई करंट इस्तेमाल नहीं करती। डू नॉट विदड्रॉ एनी इलेक्ट्रिक करंट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। रीडिंग बताते हुए नल पॉइंट पे काम करती है, नल पॉइंट या बैलेंस कंडीशन पे। उस टाइम सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। एक वायर को रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उसका आर, उसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया, लेंथ उसकी n टाइम्स बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कई बार बता चुका मैं आपको, स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो n² टाइम्स ऑफ r हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 88 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, है ना। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आप लोग को कोई बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, है ना। आज के लिए इतना।